We are going to discuss conformal mapping in this video. Suppose two curves C1 and C2 in Z plane intersect at the point P, Z0 equal to X0 plus iota Y0 at an angle alpha 1. Then the transformation f of Z, which maps C1 and C2 respectively onto the curve C1 dash and C2 dash in W plane intersecting at the point P dash, W naught equal to U naught plus iota V naught at an angle alpha 2 is said to be conformal if it preserves the sense of rotation as well as the magnitude of the angle, that is alpha 1 is equal to alpha 2. जैसा कि ये फिगर में देखो, ये आपके पास जेड प्लेन है और ये दो कर्व्स हैं, एक है C1 और एक है C2, जो कि अल्फ़ा 1 इनके बीच में एंगल है और दोनों जो हैं वो उनका रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे है। और ऐसा ही रोटेशन इसकी इमेज जो कि F मैपिंग के अंडर इन कर्व्स की इमेज आई है W प्लेन में, उन कर्व्स को हमने डिनोट कर लिया C1 डैश और C2 डैश से। और सपोज ये एंगल जो बन रहा है ये है अल्फ़ा 2 इनके बीच में, और रोटेशन की सेंस दोनों की सेम है, जैसी इसकी है जेड प्लेन में वैसी ही डब्ल्यू प्लेन में भी है। और अगर ये एंगल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के इक्वल हो जाए तो मैपिंग कहलाएगी कन्फर्मल मैपिंग। अब इस पे एक आर्टिकल है जिसकी स्टेटमेंट ये है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जेड टू बी कन्फर्मल इज दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कन्फर्मल मैपिंग के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो मैपिंग है एफ, वो मैपिंग एफ ऑफ जेड एनालिटिक होनी चाहिए और एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उस केस में मैपिंग कैसी हो जाएगी? कन्फर्मल, और कन्वर्स भी इसका ट्रू है। लेकिन हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। सो आगे चलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन देखो क्या है। कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन फॉर द कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज मोड ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आयोटा बीटा। मीन्स अल्फा जो डेरिवेटिव है ना फंक्शन का एफ डैश, उसकी वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा पॉइंट के ऊपर आपने निकालनी है, और अल्फा प्लस आयोटा बीटा पॉइंट पे निकालने के बाद angle of rotation for the conformal transformation W equal to f of z at z equal to alpha plus iota beta is given by argument of f dash alpha plus iota beta। मीन्स सबसे पहले डेरिवेटिव की वैल्यू आपको निकालनी है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के ऊपर, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। एग्जाम्पल्स देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इक्वल टू 2 प्लस आयोटा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड स्क्वायर। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज W इक्वल टू जेड स्क्वायर, मीन्स एफ ऑफ जेड की वैल्यू हो गई जेड स्क्वायर। सो एफ डैश जेड हो गया 2z। पॉइंट आपको गिवन है 2 प्लस आयोटा, देयरफॉर एफ डैश एट द पॉइंट 2 प्लस आयोटा इज गिवन बाय 2 इंटू 2 प्लस आयोटा मीन्स 4 प्लस 2 आयोटा। नाउ कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एफ डैश जेड मोड, मीन्स 4 प्लस 2 आयोटा का मोड लेना है आपको, एंड दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, एंड दैट इज 16 प्लस 4 स्क्वायर रूट मीन्स 20 स्क्वायर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5। अब एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकलेगा? आर्ग्यूमेंट निकालनी है आपको एफ डैश 2 प्लस आयोटा की, मीन्स इसकी आर्ग्यूमेंट निकालनी है, एंड आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय tan इनवर्स B by A, means tan inverse 2 by 4 means tan inverse 1 by 2, and therefore this is the angle of rotation। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 2, इफ़ u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई x, शो दैट द कर्व्स u इक्वल टू k1 एंड v इक्वल टू k2 कट ऑर्थोगोनली एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, but the transformation W equal to U plus iota V is not conformal। तो जो दो कर्व्स आपको दे रखी हैं वो हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k1, एंड क्योंकि U इक्वल टू k1 दे रखा है इसलिए, और दूसरी कर्व हो गई आपके पास वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू k2 क्योंकि V दे रखा है k2 के बराबर।
Now two given curves will cut orthogonally if product of their slopes of tangents to these curves is equal to -1. तो हमें स्लोप निकालना है. Let m1 and m2 be the slopes of the curves given in 1 and 2 respectively. Then m1 is given by dy by dx for the curve 1. और वो आपका कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे. इसको डिफरेंशिएट करने से आपके पास आ गया 4x plus 2y into dy by dx equal to 0 and therefore dy by dx will be equal to minus 2x by y. और इसी तरीके से m2 की वैल्यू आप निकालोगे, दैट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा m2 इज इक्वल टू, कहाँ से निकलेगा, इसका डेरिवेटिव लोगे u by v के फॉर्मूला से, तो आपके पास dy by dx आ जाएगा एंड दैट विल बी y by 2x. अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. हैंस द टू कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली. और नेक्स्ट आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू u प्लस आयोटा वी इज़ नॉट कन्फर्मल. और वो कन्फर्मल कब नहीं होती, अगर f ऑफ z फंक्शन एनालिटिक ना हो. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है. तो w इक्वल टू u प्लस आयोटा वी इज़ नॉट कन्फर्मल. वी हैव टू प्रूव दैट कोशी-रीमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड. क्योंकि अगर कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में फंक्शन एनालिटिक हो ही नहीं सकता. सो करली u बाय करली x की वैल्यू आप निकालो. यहाँ से आपके पास ये वैल्यू u की है ना, यहाँ से, तो करली u बाय करली x आपका निकल जाएगा यहाँ से 4x के इक्वल, और करली u बाय करली y निकल जाएगा 2y के इक्वल, और करली v बाय करली x निकल जाएगा -y² बाई x² एंड करली v बाय करली y आ जाएगा 2y बाय x. और क्लियरली आपको पता चलता है कि ux इक्वल टू vy होना चाहिए जो कि नहीं है, और uy इक्वल टू -vx होना चाहिए जो कि नहीं है. इट मीन्स कोशी-रीमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड एंड हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू f ऑफ z इज़ नॉट कन्फर्मल. तो ये मैपिंग जो है ये आपकी कन्फर्मल मैपिंग नहीं है. ठीक है. और अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप देखो आपको क्या करना है, दैट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. क्या होती है, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप w इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स इज नोन एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि ये यहाँ पे जो वेरिएबल है z उसकी पावर 1 है, और अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, z और w कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं. तो इस केस में वी सी दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रिजल्टेंट ऑफ मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. कैसे, सबसे पहले आप w को इक्वल टू हम साई प्लस बीटा, तो ये क्या है, ट्रांसलेशन है. फिर साई की वैल्यू e टू दी पावर आयोटा लैम्डा इंटू फाई, ये क्या है, मैग्निफिकेशन है या रोटेशन है, रोटेशन है ये. और फाई इज इक्वल टू ए जेड, दिस इज मैग्निफिकेशन. जहाँ पे आपके पास ये जो है वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर आयोटा लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे ये जो अल्फा है ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है ना, तो इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स में कौन सी फॉर्म में, पोलर फॉर्म में ले ली गई है, a इंटू ई टू दी पावर आयोटा लैम्डा. तो ये आपके पास बनेगा a ई टू दी पावर आयोटा लैम्डा जेड प्लस बीटा. ठीक है. तो सबसे पहले आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया, फाई ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स जेड. और फिर फाई से आप किस पे चले गए, e टू दी पावर आयोटा लैम्डा फाई पे. मीन्स सबसे पहले मैग्नीफाई किया, फिर उसको रोटेट किया एंड देन ट्रांसलेट किया. तो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. Thus to obtain the defined transformation we first magnify the region in the z plane by the factor mod of alpha means a. Then we rotate the region so obtained through an angle lambda. क्योंकि यहाँ पे e की पावर आयोटा लैम्डा है तो लैम्डा एंगल से रोटेट होगा थ्रू एन एंगल लैम्डा विच इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा. एंड फाइनली वी ट्रांसलेट द रीजन so obtained parallel to the vector beta through a distance mode of beta. तो मोड ऑफ बीटा से उसको ट्रांसलेट करेंगे. मीन्स सबसे पहले जेड प्लेन में आपके पास जो भी रीजन गिवन है, मान लो वो इस शेप का है, उसको मैग्नीफाई किया, मतलब कुछ बड़ा किया, ऐसा बन गया. फिर उसको रोटेट किया थ्रू एन एंगल लैम्डा. तो ऐसे ये ऐसे टेढ़ा था, ये सीधा कर लिया लैम्डा से रोटेट करने के बाद,
और फिर इसको ट्रांसलेट कर दिया, मीन्स इसी को इस ओरिजिन के बजाय किसी दूसरे ओरिजिन पे इसको शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा ट्रांसलेट हो गया, थोड़ा सा खिसक गया। तो ये आपके पास इसका रिजल्टेंट फाइनली ये आएगा W प्लेन में, एंड दिस विल बी कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दिस इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इक्वल टू AZ प्लस B डिवाइडेड बाय CZ प्लस D इज कॉल्ड ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर A B C D आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं। सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय मोबियस, मैथमेटिशियन नेम है ये मोबियस, 1770 से 1868 तक उन्होंने इसको स्टडी किया था, इसीलिए उनके नाम पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। फ्रॉम वन वी हैव, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, W इंटू CZ प्लस D इक्वल टू AZ प्लस B, और सारी एक लाइन में ले आओ चीज़ें, तो आपके पास CW Z प्लस WD माइनस AZ माइनस B इज इक्वल टू 0। Evidently it is clear that both W and Z, so it is called bilinear, क्योंकि दोनों ही में ये लीनियर है, W की भी पावर 1 है, Z की भी पावर 1 है, तो दोनों ही वेरिएबल्स में ये लीनियर है, so it is called bilinear transformation। अब मान लो W1 and W2 be the corresponding points of Z1 and Z2 in 1, तो उस केस में W1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 Z1 प्लस B डिवाइडेड बाय C1 Z1 प्लस D, और W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A Z2 प्लस B डिवाइडेड बाय C Z2 प्लस D। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, W2 माइनस W1 इज गिवन बाय दिस, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा C Z1 प्लस D इंटू C Z2 प्लस D, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले रहे हैं ना, और जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, एक दो स्टेप आपके लगेंगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी काफ़ी टर्म्स जो हैं वो कट जाएंगी, जैसे कि BD की टर्म है वो आपकी कट जाएगी, इसी तरह से एक आध टर्म और भी कटेगी, और बाकी जो फैक्टर बचेंगे आपके पास 4 बचेंगे टर्म। हालांकि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 यहाँ आए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 यहाँ आए, तो 4 पॉजिटिव के और 4 नेगेटिव के आ रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 फैक्टर इधर वाले 2 फैक्टर से कट जाएंगे, तो टोटल 4 बचेंगे, और उनका आपका जो फैक्टराइजेशन है वो ये होगा AD माइनस BC इंटू Z2 माइनस Z1 एंड डिवाइडेड बाय दिस, एंड दिस विल बी 0 इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 है तो न्यूमरेटर 0 होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर 0 कब है, जब AD माइनस BC 0 है, क्योंकि Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2 हमने ले रखा है, तो देयरफॉर W1 इज इक्वल टू W2 इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। दिस शोज दैट आइदर W इज कॉन्स्टेंट और मीनिंगलेस, मतलब अगर हर एक पॉइंट पे W1 इक्वल टू W2 हो गया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर वो मीनिंगलेस ही हो जाएगी। हैंस इफ AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 देन W हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ Z, तो Z की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। इसीलिए जब हम ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं तो ये कंडीशन साथ में लेते हैं कि इफ़ AD माइनस BC इज़ नॉट इक्वल टू 0 इट इज़ कॉल्ड द, जो कि ये AD माइनस BC है ना, इस वैल्यू को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन 1 है तो उस केस में जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 देन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो लेट W इज इक्वल टू T ऑफ Z equal to AZ plus B divided by CZ plus D where AD minus BC is not equal to 0। ध्यान दो, AD minus BC is not equal to 0, तो ये लेना आपको जरूरी है। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर कहो, बाइलीनियर कहो या मोबियस कहो, W इक्वल टू TZ। तो विच एसोसिएट्स ए यूनिक पॉइंट ऑफ W प्लेन टू एनी पॉइंट ऑफ Z प्लेन, मतलब अगर Z प्लेन के पॉइंट डिफरेंट हैं तो W प्लेन के भी डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है।
एक्सेप्ट द पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़ के जिस पे के आपका ये डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, और वो है z इक्वल टू माइनस डी बाई सी अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, वेयर c इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन z इक्वल टू टी इनवर्स w, यहाँ से अगर मैं जैसे w की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z निकली हुई है वैसे ही z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ w निकाल लूँ, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर w की टर्म से एक साइड पे लो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये माइनस डब्ल्यू डी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी डब्ल्यू माइनस ए। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू एसोसिएटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू एसोसिएट्स ए यूनिक पॉइंट ऑफ जेड प्लेन इन डब्ल्यू प्लेन एक्सेप्ट एट द पॉइंट। अब ये कहाँ जीरो हो रहा है, जब सी डब्ल्यू माइनस ए जीरो मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो, ए बाई सी, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी तो ऊपर भी नॉट इक्वल टू जीरो लिया था। तो ये जो दो एक्सेप्शनल पॉइंट आपके आ गए जिसके ऊपर एक पे जेड इन्फाइनाइट हो रहा है या एक पे डब्ल्यू इन्फाइनाइट हो रहा है, तो वो दो पॉइंट्स z इक्वल टू माइनस डी बाई सी और दूसरा z w इक्वल टू ए बाई सी आर मैप्ड इनटू द पॉइंट्स w इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब अगर z इक्वल टू माइनस डी बाई सी है तो वो किसके साथ मैप होगा, w इक्वल टू इन्फिनिटी को, और अगर w इक्वल टू ए बाई सी है तो वो किससे मैप होगा, z इक्वल टू इन्फिनिटी से। तो और साथ में अगर हम निकालें तो इस केस में डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज गिवन बाय यहाँ से जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे u बाई वी का फॉर्मूला लगाया, सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, सी जेड प्लस डी एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव a आएगा, माइनस में ए जेड प्लस बी एज इट इज़, और नीचे वाले का डेरिवेटिव c आएगा। सिंप्लीफाई करूँ तो ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। नाउ डी डब्ल्यू बाई डी जेड इन्फिनिटी कब होगा, अगर z की वैल्यू माइनस डी बाई सी हो तो, और ज़ीरो होगा अगर z इन्फिनिटी हो जाए। अगर आपके पास z इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब दिस बाय इन्फिनिटी, सो डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो द पॉइंट्स z इक्वल टू माइनस डी बाई सी एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये दोनों पॉइंट्स जिसके ऊपर डेरिवेटिव जो है ना w का विद रिस्पेक्ट टू z, जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर या तो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ रही है या डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, वेयर द कन्फर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। इफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज क्लोज्ड बाय the addition of the point infinity, then the transformation is one to one correspondence between all the points of the closed z plane and closed w plane। अब नेक्स्ट आपका लास्ट आर्टिकल जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ इस वीडियो में वो है फिक्स्ड पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट्स। तो फिक्स्ड पॉइंट्स कैसे निकाले जाएंगे, मतलब वो पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो पॉइंट खुद से मैच होते हैं, मीन्स जिसके लिए टी ऑफ जेड अगर जेड के ही इक्वल हो जाए ना तो उस पॉइंट को हम कहेंगे फिक्स पॉइंट। तो अब w इक्वल टू आपके पास ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी दे रखा है, प्रोवाइडेड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको इसको किसके इक्वल ले लेना है, जेड के ही फिक्स पॉइंट के लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल टू जीरो, मीन सी जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू डी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो। तो फॉर्मूला आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उस फॉर्मूला से आपके पास ये आ गया माइनस डी माइनस ए, मतलब ए माइनस डी हो गया, प्लस माइनस डी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म क्या बनेगी यहाँ पे, प्लस 4bc डिवाइडेड बाई 2c। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद बन गया ए माइनस डी प्लस माइनस कैपिटल डी, इसको मैंने ले लिया कैपिटल डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, डिवाइडेड बाई 2c। तो कैपिटल डी मैंने क्या लिया है, डिस्क्रिमिनेंट ए माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 4bc। अब अलग अलग केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर c इक्वल टू ज़ीरो और d नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो क्या होगा। अगर c इक्वल टू ज़ीरो हो जाए यहाँ से तो उस केस में आपके पास गिवन जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से c अगर ज़ीरो हो गया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई डी बन गई, और इसको खोल लूँ तो a बाई डी जेड प्लस बी बाई डी। तो फिक्स पॉइंट्स आर गिवन बाय, उस केस में फिक्स पॉइंट्स आपके क्या क्या बन जाएंगे, z इज इक्वल टू
इसको जेड के इक्वल पुट करोगे ना भाई, और इसको जेड के इक्वल अगर आपने पुट कर लिया तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके जेड की टर्म्स एक साइड पे ले जाओ तो आपके पास जेड की वैल्यू ये आ जाएगी बी बाय डी माइनस ए, ठीक है। और अगर ए माइनस डी नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में आपके पास यहाँ से देन बाय 2 वी हैव वन फिक्स्ड पॉइंट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि आप क्या ले रहे हो, C0 लेते ही ये नीचे का तो इन्फिनिटी हो गया, तो इसलिए एक फिक्स पॉइंट यहाँ से आपका आएगा C इक्वल टू इन्फिनिटी, और 3 से दूसरा फिक्स पॉइंट आया जो कि फाइनाइट है और वो है Z इक्वल टू B बाय डी माइनस ए। अगर ए माइनस डी इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट होगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाला फिक्स पॉइंट भी फिर इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। दस वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आपके पास आ गए हैं। अब आपके पास सिर्फ सम अप किया है सारी चीज़ों को कि अगर फॉलोइंग रिजल्ट्स अगर C नॉट इक्वल टू 0 है और D नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टू फाइनाइट फिक्स पॉइंट यहाँ से, क्योंकि प्लस माइनस साइन के साथ एक प्लस के साइन से एक माइनस के साइन से दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट आएंगे। और अगर C नॉट इक्वल टू 0 हो और D 0 हो जाए तो यहाँ से आपके पास उस केस में एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट आएगा और वो होगा a माइनस डी डिवाइडेड बाय 2c। और अगर C 0 हो जाए और a माइनस डी नॉट इक्वल टू 0 है, a माइनस डी इक्वल टू 0 है, जैसा कि ये वाला केस हमने डिस्कस कर रखा है, तो एक ही पॉइंट आएगा फिक्स पॉइंट इन्फिनिटी पे। और अगर C इक्वल टू 0 है और a माइनस डी नॉट इक्वल टू 0 है तो ट्रांसफॉर्मेशन के दो फिक्स पॉइंट होंगे, एक इन्फिनिटी पे और दूसरा फाइनाइट होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, z इक्वल टू b डिवाइडेड बाय डी माइनस ए। तो ये सारे चीज़ें आपने याद रखनी है, आगे हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।